हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है। हमने फोर्स के बारे में जान लिया है, वेक्टर फॉर्म हमने उसका फाइंड आउट कर लिया है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले, सपोज हमने एक चार्ज यहाँ रख दिया, एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ रख दिया, तो क्या हो जाएगा? उसके सराउंडिंग वाला जो स्पेस है वो मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई होगा? अगर यहां कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर इसके बाहर जाता है तो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब इस रीजन के अंदर आएगा तो फोर्स अप्लाई होगा। सो दिस मच मॉडिफाइड स्पेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मॉडिफाइड स्पेस को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही दूसरा चार्ज इसके अंदर आएगा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, कूलॉम फोर्स, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, लेकिन इसके बाहर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे? चार्ज के अराउंड अगर ऐसा रीजन फॉर्म होता है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन पे। देखो हमने वही लिखा है, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलॉम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज। अगर एक चार्ज रखा है, इस इतना स्पेस है, अगर उसमें हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं, अगर हम उसमें दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो क्या होगा? वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस मच रीजन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने रीजन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम मैथमेटिकल इस डेफिनेशन को मींस मैथमेटिकली हम देखते हैं। नाउ लेट अ चार्ज Q, लेट चार्ज प्लस Q consider a charge Q at a point O, at a point O। एक चार्ज को हमने पॉइंट O पे रखा है, and another charge Q at a distance R, and another charge Q at distance R. Then Coulomb force is given by, Coulomb force is given by, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू, कितने चार्ज है? दो चार्ज है, 1/4πε0। वैक्यूम में रखते हैं, ऐसे ही मानते हैं हम लोग। दो चार्ज है, कौन से? Q एंड स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां आएगा आर कैप वेक्टर। ये हमारे यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट। तो एक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही हम देखते हैं अब। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इस इक्वेशन को अगर चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 1/4πε0 Q आर स्क्वायर, ये आर कैप वेक्टर, डिवाइडेड बाय Q। तो Q कट हो जाएगा, और E इज इक्वल टू क्या होगा? F बाई Q, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। आर कैप डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। आर कैप क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? आर इतने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा, आर इतने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा? आर इतने डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज आर इतने डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा?
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा। अब देखो क्यू से आर इतने डिस्टेंस पे कहीं भी जाओ, आर इतने डिस्टेंस पे कहीं भी जाओ, आगे आ जाओ, पीछे जाओ, ऊपर नीचे, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसे बनेगा, स्पेरिकल शेप रहेगा फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, अगर चार्ज वायर पे रहेंगे, चार्ज वायर पे रहेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, याद रखना है। ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसके यूनिट पे, इसके यूनिट पे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगा, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन न्यूटन पर कूलोम, न्यूटन पर कूलोम, दैट इज एन सी, न्यूटन पर कूलोम। और प्रैक्टिकल यूनिट, और प्रैक्टिकली यूनिट जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। इस यूनिट पे हम आते हैं, वोल्ट पर मीटर, दैट इज वी पर मीटर। तो इस यूनिट पे हम आते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलोम, और प्रैक्टिकली यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब आते हैं डायमेंशन पे, अब आते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स टू द डायमेंशन ऑफ चार्ज। फोर्स क्या होता है, L1 M1 T-2, और चार्ज होता है, करंट का डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो यही फॉर्मूला हम यहां यूज करते हैं, करंट इनटू टाइम। अब देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, L1 M1 I-1, आई की जगह ए भी लिख सकते हो आप, करंट के लिए ए भी अप्लाई होता है, आई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक, I-1 और T-3, T-3 हो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो ये एक सिंगल चार्ज पे डिपेंड करता है, सिंगल चार्ज पे, उसके सराउंडिंग वाला स्पेस क्या करता है, मॉडिफाई, कितने डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे, जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है उतना डिस्टेंस आप ले सकते हो। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का देन यूनिट एंड डायमेंशन, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट पॉइंट O, कंसिडर a point charge Q place at point O, point O कहाँ पे, place at point O in a medium of dielectric constant, ओके। तो हमने एक चार्ज क्यू लिया, उसको ओ पॉइंट पे रख दिया, और वो कौन से मीडियम में है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। जैसे हमने देखा था वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 80, वैसे ही ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। नाउ कंसिडर अ टेस्ट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, कंसिडर नाउ अ टेस्ट चार्ज, और नाउ टेस्ट चार्ज at point P, at point P. Now test charge Q0 लिखते हैं, टेस्ट चार्ज Q0 at point P, that is at
distance at distance r from charge q और पॉइंट ओ से टेस्ट चार्ज का पी तक का डिस्टेंस कितना है आर। ओपी इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर, ओपी इज इक्वल टू आर। ये डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है आर है, ओपी इज इक्वल टू चार्ज। तो अब क्या होगा फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, देन कूलम्ब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज गिवन बाय now Coulomb force on charge is given by Coulomb force क्या होगा F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q0 upon R square Q0 upon R square into R cap, R cap in the direction of OP, R cap क्या है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ओपी, ओपी के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर रहेगा, ओपी के अलोंग ये एक्ट करेगा। ठीक है, फोर्स कैसा है नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय डेफिनेशन, अरे हमने यहाँ देखो यहाँ मीडियम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तो यहाँ के भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मीडियम कौन सा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला, तो इप्सिलॉन 0 के इसके साथ आएगा, ये मत भूलो इप्सिलॉन 0 के भी यहाँ आएगा, वो हमारा रह गया था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट कितना है के। सो यूनिट वेक्टर नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कहता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, F अपॉन Q0। तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो Q0 कट जाएगा, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर और ये होगा R कैप, एक Q0 कट गया तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये आ गया, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में है, ये क्या है हमारा वेक्टर फॉर्म में, अभी हमारा वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि आर कैप दिया है। तो अगर हम डायरेक्टली इन जनरल लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा E इज इक्वल टू F बाय Q0 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 K Q upon R square, okay, and for vacuum medium और फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस K का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, K का वैल्यू 1 होता है, therefore E इज इक्वल टू F बाई Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो K का वैल्यू क्या होता है 1, अगर हम वैक्यूम मीडियम लेते हैं या फिर हम फ्री स्पेस लिखते हैं तो K का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला भी क्या था हमारा F इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, हियर EV एंड EV क्या है, EV है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज E और F विथ रिस्पेक्ट टू R, विथ रिस्पेक्ट टू R, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में ये डिक्रीज हो रहा है, एज R इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, जितना हम दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जितना हम दूर जाएंगे उतना फोर्स भी कम होगा, और वो स्क्वायर के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में मींस अगर डिस्टेंस 1 है तो फोर्स कितने से कम होगा 1 से, अगर डिस्टेंस 2 हो गया तो फोर्स कितने से कम होगा 4 से, क्योंकि R स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने से कम होगी 4 से, अगर डिस्टेंस 3 हो गया तो 9 से, तो ऐसे शार्प इस तरह से कर्व में वो डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा
कर्व में डिक्रीज होगा। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होते हैं, एक यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So uniform electric field is electric field whose magnitude and direction is same at all point. Is same at all point. Uniform electric field whose magnitude and direction, magnitude and direction is same at all the points. Such field is known as a uniform electric field. ऐसे field को क्या कहते हैं हम? Uniform electric field. So whose magnitude and direction is same at all point. तो अगर हम दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, एक लेते हैं पॉजिटिव प्लेट, एक लेते हैं पॉजिटिव प्लेट, एक है हमारा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा है हमारा नेगेटिव प्लेट, दूसरा है हमारा नेगेटिव प्लेट। एक होगा पॉजिटिव प्लेट, एक होगा नेगेटिव प्लेट। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, पैरेलल लाइंस होंगे। कैसे होंगे? पैरेलल लाइन। तो किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे एंड होता है। ओके, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे एंड होता है। देन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो whose magnitude and direction is not same at all the point. Okay, whose magnitude and direction is not same at all the points, then it is known as a non-uniform electric field. It is known as a non-uniform electric field. Suppose अब हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया या चार्ज ले लिया, ये हमारा चार्ज Q। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इसकी वजह से क्या आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेंगे? हर एक डायरेक्शन में। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, यहाँ लेंगे तो डाउन और यहाँ लेंगे तो अपवर्ड। तो मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यहाँ पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट देखे थे, एक क्या था? न्यूटन पर कूलोम और दूसरा वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर कहां से आया वो हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वे टू कैलकुलेटिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल वे हम देखते हैं। सो अ पेयर चार्ज पैरेलल प्लेट। अब हमने दो पैरेलल प्लेट लिए, देखो दो पैरेलल प्लेट लिए, दोनों भी चार्ज है, एक पॉजिटिव से चार्ज है, एक नेगेटिव से चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज एक दूसरे को पैरेलल रखे, एक दूसरे को क्या रखे? पैरेलल रखे। तो इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेवलप हो जाएगा। देन ड्यू टू दिस, इन दोनों प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो इसमें क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा V। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। V इज अ पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट, V इज द पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट। कंसिडर a two plate,
consider two parallel plates as shown in figure. V separated by distance d, separated by distance d. V potential difference between two plates. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू इतना है। ठीक है, अब हम क्या करते, सॉरी वी इतना है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। हाँ, मूव कर रहे हैं हम अब पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये कहां से कहां मूव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से ये मूव होगा, आराम से मूव होगा, क्योंकि पॉजिटिव उसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है और नेगेटिव अट्रैक्ट करना है। अगर मुझको इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है मींस इसको प्लेस करना है मुझे पॉजिटिव प्लेट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके अगेंस्ट मुझे चार्ज को मूव करवाना है। चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे चार्ज अगर मूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। नाउ प्लस क्यू चार्ज इन बिटवीन plates to move charge opposite to electric field, work has to be done। तो वर्क डन कितना होगा, work has to be done, that is W is equal to force into displacement, force into displacement। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो D इतना डिस्प्लेसमेंट हम लेते, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू D। ये हो गया। दूसरा एक वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन टू मूव चार्ज in potential V is given by V इतने पोटेंशियल में अगर चार्ज Q को मूव करवाना है तो वर्क डन लगता है हमें, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and equation 2, F into D is equal to V into Q। दोनों का वैल्यू क्या है, वर्क डन। तो अब चार्ज को यहां मूव करते हैं, therefore F by Q is equal to V by D। F by Q किसका डेफिनेशन है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, therefore हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड F by Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट अ वोल्ट पर डिस्प्लेसमेंट और वोल्ट पर डिस्टेंस, एंड देयरफॉर यूनिट क्या होगा, देयरफॉर यूनिट इज न्यूटन पर कूलोम और वोल्ट पर मीटर। ये दोनों भी यूनिट होंगे, ये दोनों भी यूनिट होंगे। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज इक्वल टू V बाय D, V बाय D। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और फॉर्मूला मिल गया, दैट इज V बाय D, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये लाइंस बनाए किसने है? ये बनाए है माइकल फैराडे ने। ये क्या बनाए? माइकल फैराडे ने। ये इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे दिखाने के लिए उसने लाइन ड्रॉ किए। इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पे ड्रॉ करने के लिए उसने ये लाइन ड्रॉ की है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, प्योर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? ओके, तो ये एक इमेजिनरी कर्व है। ये क्या है? इमेजिनरी कर्व है। इस तरह से हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं, इट इज इमेजिनरी कर्व। अब इस इमेजिनरी कर्व पे हम पॉइंट लेते हैं। इमेजिनरी कर्व पे क्या लेते हैं? पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर इस पॉइंट को हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऐसे कर्व को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ इमेजिनरी कर्व। इट इज अ इमेजिनरी कर्व drawn in a such a way, drawn in a such a way that tangent at any point, tangent at any point to on this curve gives the direction of electric field. Tangent at any point gives the direction of electric field. तो ये समझ में आ गया क्या है? An electric lines of force is an imaginary curve drawn in a such a way that tangent drawn to the any given point gives the direction of electric field. तो ये ऐसी कर्व है, अगर इसको हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका और एक डेफिनेशन है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चार्ज आवे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मूव करेगा। सो पार्ट ट्रेस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पार्ट ट्रेस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? एक तो इमेजिनरी कर्व होता है जिसपे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट चार्ज को प्लेस करते तो वो जिस पाथ से मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी 11th में बहुत बार पूछा जाता है। चलो हम शॉर्ट में इसको, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसके पॉइंट, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा लेकिन शॉर्ट में लिखूंगा। देखो पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। ये कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge and terminate at negatively charged body, नेगेटिव चार्ज। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वहां से ये स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे ये खत्म होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, अब ये स्टार्ट कैसे होगा? तो ये सरफेस को नॉर्मली स्टार्ट होगा। दे ओरिजिनेट और टर्मिनेट नॉर्मली टू सरफेस। तो ये कैसे होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस है तो इसको ये नॉर्मली स्टार्ट होगा और एंड भी कैसे होगा? नॉर्मली होगा। नेगेटिव चार्ज पे एंड भी नॉर्मली होगा। तो ये नॉर्मली स्टार्ट होगा एंड नॉर्मली एंड होगा। नेक्स्ट, लाइन ऑफ फोर्स
नाइदर इंटरसेक्ट नॉर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर क्रॉस ईच अदर। ऐसा क्यों होगा? अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइंस, तो देखो अगर यहां हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे क्या आ सकता है, दो डायरेक्शन आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर वो क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे इस पॉइंट पे, यहां भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, कभी भी ये इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं होंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। ओके, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लाइंस उस एरिया से पास कर रही है, लेकिन ये लाइन कैसे पास होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए, सरफेस को परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। एंड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यूनिट एरिया से कितनी लाइन पास कर रही है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। तो अगर ज्यादा लाइन पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर कम लाइन पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इसी को हम फिफ्थ पॉइंट में लिखते हैं कि लाइंस आर क्राउडेड, लाइंस आर क्राउडेड, इलेक्ट्रिक लाइंस आर crowded, then electric field strong, electric field strong, electric field क्या होगा? strong होगा। and 6, if electric lines of force, electric lines of force widely space, then electric field weak, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो अगर ज्यादा लाइंस होगी, ज्यादा लाइन एक जगह पे होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर वाइडली स्पेस लाइन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। ये हो गए पॉइंट्स। एंड लास्ट पॉइंट 7, for uniform electric field, for uniform electric field lines are parallel to each other। lines कैसे होंगी? lines are parallel to each other, lines are parallel to each other। so for uniform field electric field is parallel to each other। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इट इज अ कर्व। ये क्या होता है? कर्व होता है, जिसको अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ प्रॉपर्टी हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। कैसे स्टार्ट होता है? नॉर्मली स्टार्ट होगा और नॉर्मली एंड होगा, ठीक है। जहां पे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन नंबर ऑफ लाइंस हमें डेंसिटी देती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? कितनी लाइंस यूनिट एरिया से पास कर रही है। अगर लाइन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, अगर लाइन कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये समझ में आ गया। आपको बुक में बहुत सारे डायग्राम दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो आप देख लो। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, उससे लाइन क्या होती है? बाहर निकलती है, उससे लाइन क्या होती है? बाहर निकलती है। इस तरह का डायग्राम होगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा, अगर
निगेटिव चार्ज होगा तो उससे लाइन क्या होती है, अगर निगेटिव चार्ज होगा उससे वहां लाइन क्या होती है, टर्मिनेट होती है, वहां लाइन क्या होती है, टर्मिनेट होती है, वहां पे लाइन टर्मिनेट होती है। तो यहां से लाइन ओरिजिनेट होती है, यहां पे लाइन टर्मिनेट होती है। अगर दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो लाइन कहां से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और निगेटिव चार्ज पे एंड होगी। तो इस तरह से डायग्राम होगा। डायरेक्शन अच्छे से देना है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है और निगेटिव चार्ज पे क्या होती है, एंड होती है। तो इस तरह से ये डायग्राम होगा। और दोनों पॉजिटिव चार्ज होगी तो रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। इस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है तो इस तरह से ये लाइंस होगी। ठीक है, इस तरह से लाइंस आपको ड्रॉ करके दिए गए हैं, तो उसका भी स्टडी करो आप। तो ये टॉपिक समझ में आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन देखा, उसका प्रैक्टिकल यूनिट को प्रूव किया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें बुक पे दिखाना है तो कौन से लाइन से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को हम दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।